प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जीव को अपनी प्रजाति के विकास एवं संरक्षण के लिए जनन करना आवश्यक है। जनन की यह क्रिया अलैंगिक अथवा लैंगिक हो सकती है। वैसे तो पादपों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही जनन पाए जाते हैं। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो कि फल और बीज हैं, उनकी रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकारिकीय संरचना तथा पुष्पीय पादप, जिन्हें हम आवर्ती बीजी भी कहते हैं, में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझें। पुष्पों का हमारे जीवन में भिन्न भिन्न महत्व होता है, जैसे कि सौंदर्य के लिए, उपहार के तौर पे या कोई और, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन का स्थल है। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। पुष्प क्रम की रचना होती है जो पुष्प कलिका और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसर का गोला नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री जनन अंग के प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए अब हम पुष्प की उन संरचनाओं के बारे में समझें जो लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य हैं। पहले हम पुष्प के नर जनन तंत्र में शामिल भागों के बारे में जानते हैं। नर जनन तंत्र में प्रमुख भाग होता है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतु यानी फिलामेंट कहलाता है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक कोश संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसर की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में विभिन्न होती है। एक प्रारूपिक आवर्ती बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रायः एक अनुलंब कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यक्त होती है। परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे होते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्तिपों से आवृत होती है। बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम यानी एंडोथीसियम, मध्य परत, इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रीय बन जाती है? टेपिटल कोशिका में एक तरह से समसूत्रीय विभाजन होता है, जिसे अंतःसूत्रीय विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के अंतर्गत केंद्रीय झिल्ली के भीतर केंद्रक का विभाजन होता है, किंतु कोशिका विभाजन नहीं होता। इस परिस्थिति में ये कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक केंद्रक युक्त हो जाती हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है? जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टक बनाती हैं। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया
को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्टक कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश से स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुला परागकोश को छूते हैं, तो आप अपनी अंगुलियों पर पीले रंग का पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति एसिमेट्रिक तंतु होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें प्रजननी कोशिका जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण यानी जनन कोशिका जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होती है, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। यह एक पतली तथा सतत परत होती है, जो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है, तब उनमें 2 कोशिकाएं होती हैं, कायकी कोशिका तथा जनन कोशिका। काय कोशिका बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा विशाल अनियमित आकृति के केंद्रक होते हैं। जनन कोशिका छोटी होती है तथा काय कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। यह तुर्क आकृति यानी स्पिंडल के आकार वाला घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। परागकण जब एक बार झड़ते हैं, तो ये अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवनक्षम रहता है, यह बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान व गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत ही जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी तथा सोलिनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव्य नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार की भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रमों में किया जा सकता है। क्या आपने पॉलन एलर्जी या पराग से होने वाली एलर्जी के बारे में सुना है? अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा कर सकते हैं, जो कभी कभी चिरकालीन श्वसन विकार जैसे कि दमा, ब्रोंकाइटिस आदि के रूप में विकसित हो जाती हैं। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पुष्प के नर जननांग के बारे में जाना, जिसमें हमने पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकणों के बारे में जाना। हम आशा करते हैं कि आप इन सब के बारे में ठीक से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं पाठ के आगे के अध्याय में। धन्यवाद।